हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टर शाला। मेरा नाम है प्रियंका कौशिक और आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इससे जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हमने इससे पहले के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो अब जाकर देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ आवर सेकंड लास्ट टॉपिक एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। ओके, प्लांट्स में अगर हम बात करें तो इसमें मेनली आएगा हमारा फूड, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो वी विल डिस्कस अबाउट अवर टू टॉपिक्स दैट आर जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। स्टूडेंट्स, जो ये जाइलम और फ्लोएम है, दीज आर आवर कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स, जो कि हमारे कंडक्ट करते हैं वाटर, मिनरल्स एंड फूड। जाइलम मेनली कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम कंडक्ट फूड। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे जाइलम के बारे में। सो व्हाट इज जाइलम? जाइलम में एक वर्ड से मिलकर बना है जाइलोन, जिसका मतलब होता है वुड। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वुड। जाइलम को हम वुड भी बोलते हैं। ओके, जाइलम क्या है? जाइलम इज़ अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक ऐसा परमानेंट टिश्यू है, मैं आपको बता दूं, परमानेंट टिश्यू आर दोज टिश्यू विच हैव लॉस्ट द कैपेबिलिटी टू डिवाइड एंड अटेन अ फिक्स शेप, साइज एंड फंक्शन। मतलब जो आगे फर्दर डिवाइड ना हो उन्हें हम बोल देते हैं परमानेंट टिश्यू। So xylem is a complex permanent tissue which take part in conduction of water and minerals inside the plant. Okay, so अगर हम इसके एलिमेंट्स की बात करें तो इसके चार एलिमेंट्स हैं, मतलब चार इसके पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज ट्रैकीड्स, सेकंड इज वेसल्स, थर्ड इज xylem fibers and fourth is xylem parenchyma. आप ये अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, तो मैं इतना डीपली नहीं जाऊंगी इनके बारे में, बस जो मेन पॉइंट्स हैं वो ही मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो द ट्रैकीड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स हैं, दीज आर अवर डेड सेल्स एंड जाइलम पैरेंकाइमा इज द ओनली लिविंग सेल इन जाइलम। ठीक है, जो ये डेड सेल्स हैं इनका काम होता है to provide mechanical support to the plants and also to help in movement of water from one cell to another। ठीक है, और जो हमारा जाइलम पैरेंकाइमा है इसका काम होता है टू स्टोर फूड एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्लो लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ओके, सो आपको जाइलम आ गया समझ में कि इसका फंक्शन क्या है और इसके टाइप्स। ठीक है, हमें इस क्लास में इतना डीपली नहीं जाना क्योंकि आप ये अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ के आ चुके हो। ये आपका जाइलम, ट्रैकीड्स, वेसल्स नहीं आने वाला। इसमें जो मेन है ये है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब आप जाइलम तो पढ़ के आ चुके हो, फ्लोएम भी पढ़ के आ चुके हो, पर अब इसका काम क्या है, कैसे ये वर्क करता है, कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वाटर, मिनरल्स का प्लांट्स में, अब आप लोगों ने ये पढ़ना है। तो जाइलम फ्लोएम का एक छोटा सा ओवरव्यू लेना ज़रूरी था। ओके, सो दिस इज आवर जाइलम फाइबर्स, these are xylem parenchyma, xylem vessels and tracheids. These are dead cells and this is the only living cell. एक और पिक्चर, ये फाइबर है, ये ट्रैकीड्स, ये वेसल्स, ये सेल टू सेल कनेक्टेड रहते हैं एंड दीज आर द चैनल थ्रू विच वाटर पासिस फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ओके, सो अब हमारा आता है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट्स। क्योंकि हमने ये पढ़ लिया कि वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है कौन? जाइलम। अब ये कैसे करता है और किन किन प्लांट्स में किस किस तरह से करता है, अब हमें ये पढ़ना है। सो हियर वी आर। देखो, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो हमारी अर्थ पर डिफरेंट साइज़ के होते हैं।
कुछ छोटे प्लांट्स होते हैं, कुछ बड़े प्लांट्स होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा बड़े प्लांट्स होते हैं, जैसे कि बैम्बू प्लांट। ओके, सो अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि छोटे प्लांट्स में कैसे होगा हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और बड़े प्लांट्स में कैसे होगा। सो हम अब इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन छोटे प्लांट्स में कैसे होगा और उन बड़े प्लांट्स में कैसे होगा। सो इफ़ वी टॉक अबाउट दीज स्मॉल प्लांट्स, इनमें क्या होगा, सपोज दीज आर रूट्स। ओके, सो वाटर जो होगा वो इनके अंदर एंटर कर जाएगा थ्रू ऑस्मोसिस, और पूरे प्लांट में आई मीन लीव में ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, थ्रू ऑस्मोसिस। मतलब पहले वाटर हमारा रूट्स में जाएगा ऑस्मोसिस से, और फिर पूरी लीव्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो छोटे प्लांट्स में तो ये काफ़ी इजी है, क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस इनमें बहुत इजी है, ये छोटे साइज़ होने की वजह से। बट इफ़ यू टॉक अबाउट आवर टॉल प्लांट्स, जैसे ये और दिस वन, इनमें क्या होगा, जो ऑस्मोसिस से अगर हम पहुंचाने लगे तो बहुत देर हो जाएगी। It would not be easy to transport water from the lower level to higher level at short period of time. Okay, so what plant do? Plant uses another strategy to move water in the xylem upward to the highest point of the plant body. इनकी एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, और वो क्या स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको एक दो स्लाइड दिखाने के बाद बताऊंगी। ओके, तो फॉर एग्जांपल जब हम कोई जूस या मिल्क पीते हैं विद अ स्ट्रॉ, तो वी नीड अ प्रेशर या फिर एक पुल लगाते हैं हम, ठीक है, और उससे क्या होगा, हमारा जूस या फिर मिल्क वो हमारे माउथ में आता है, ठीक है। सो इन द सेम वे प्लांट्स भी एक प्रेशर लगाते हैं, एक पुल लगाते हैं टू पुल वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट्स। और वो कैसे होता है वो अभी हम पढ़ लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट्स। ओके, सो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन of water and minerals in the plant, कि वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं इन अ प्लांट। अभी हमने पढ़ा था कि हमारे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनमें तो सिंपल ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के थ्रू वाटर का सर्कुलेशन हो जाता है, पर अब हम हमारी बात करते हैं जो हमारे टॉल प्लांट्स होते हैं या फिर जो मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं उनमें। ओके, हमारे इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है दैट जो वाटर होता है इन प्लांट्स, वाटर इज़ लॉस्ट थ्रू स्टोमेटा। ये हम सबको पता है, जो लीव्स के अंदर हमारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उनसे वाटर लॉस होता है, जो हमारा एक्सेस वाटर होता है, ठीक है। तो जितना हमारा स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस होगा उतना ही वाटर रिप्लेस हो जाएगा फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ। फॉर एग्जाम्पल ये रहा, सपोज दिस इज आवर लीफ, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, या दिस इज आवर लीफ, ठीक है, एंड दीज आर आवर स्टोमेटास, ठीक है। तो स्टोमेटास के थ्रू जितना हमारा पानी लॉस्ट हुआ था उतना ही रिप्लेस बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स ऑफ द लीफ। मतलब ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे मैंने आपको अभी पिक्चर एक GIF दिखाया था जिसमें एक बच्चा वो जूस को पुल कर रहा था, ठीक है। मतलब जितना वो फोर्स लगाएगा उतना ही वो जूस ऊपर की तरफ आ रहा था, है ना। तो इन द सेम वे प्लांट्स भी ऐसा ही करते हैं कि जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन से वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं हमारे, ठीक है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ द लीव्स क्रिएट्स अ सक्शन। मतलब जितना इवेपोरेशन होगा उतना ही एक सक्शन, मतलब एक फोर्स या फिर एक प्रेशर अप्लाई होगा। उससे क्या होगा, दैट सक्शन विल पुल वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट्स। अब इसमें एक लाइन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर
leaves will create a suction which, this is a sign of which, okay, which pulls water from the xylem vessels, सॉरी सेल्स लिख सकते हैं, ऑफ रूट्स। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो जितना पानी इवेपोरेट होगा, जितना भी, उतना ही नीचे से फोर्स लगेगा और पानी रूट से लीव्स में जाएगा, ओके। और दिस लॉस ऑफ वाटर इज़ ट्रांसपिरेशन, इसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, और इसका काम होता है इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। जो भी हमारे वाटर में हमारे मिनरल्स हैं, हमारे सोल्स हैं, इनका ट्रांसपोर्ट करना टू द वेरियस प्लांट पार्ट्स, ओके। और जो ये हमारा मैकेनिज्म है, दिस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल। ओके, सो आई होप आपको स्मॉल प्लांट्स में भी समझ आ गया होगा कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, और टॉलर प्लांट्स का भी, ओके। सो सिंपल है, स्मॉलर प्लांट्स में क्या होगा, थ्रू डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एंड जो हमारे टॉलर प्लांट्स होंगे उसमें हमारा ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से आप यही लिखेंगे कि जितना हमारा इवेपोरेशन होगा उतना ही हमारा ट्रांसपिरेशन पुल होगा, और उतना ही हमारा वाटर जाएगा टू द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, ओके। सो अब आती है हमारी ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो हम बोलेंगे इट इज़ डिफाइंड एज प्रोसेस बाय विच, ये मैंने आपको पहले बताया, दिस इज अ साइन ऑफ विच, ओके, बाय विच प्लांट्स लूज वाटर in the form of vapors from the aerial parts of the plant। aerial parts वो होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे स्टेम हो गई, फ्रूट्स हो गए, हमारे लीव्स हो गए, एक्सेट्रा, ओके। ट्रांसपिरेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, ओके। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। सो इसमें क्या होगा, सपोज इन केस अगर हमारे प्लांट के अंदर एक्सेस वाटर एंटर हो चुका है, तो दैट ट्रांसपिरेशन विल हेल्प टू रिमूव एक्सेस वाटर थ्रू इवेपोरेशन, ओके। अब इसमें सेकंड पॉइंट आता है कूलिंग इफेक्ट। आई थिंक यू आर फेमिलियर विद दिस वर्ड, आपने अपनी प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 1 था आपका, एक एग्जाम्पल भी था मटके वाला और एक सोसर वाला, कि अगर हमारे पास चाय है एक सोसर में और एक कप में, तो वो चाय किस में जल्दी ठंडी होगी, तो आप लोगों ने लिखा था कि सोसर में। क्यों? क्योंकि इसमें इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कप, ओके। जितना इवेपोरेशन होगा उतना ही कूलिंग इफेक्ट आएगा और उतना ही टेम्परेचर रिड्यूस होगा। सेम इन द केस ऑफ प्लांट्स कि ट्रांसपिरेशन हेल्प्स टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट। कैसे? क्योंकि जितना इवेपोरेशन होगा उतना ही जो हमारा प्लांट है उसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा। और इसमें थर्ड पॉइंट आता है हमारा एब्सॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट्स। और ये कैसे होगा? आपने अभी अभी पढ़ा है कि रूट से वाटर हमारा ऊपर की तरफ जा रहा था, ओके। सो हमारी सॉइल में वाटर के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी होते हैं, कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं एक प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो जो कॉन्टिन्यूस वाटर करंट प्रोड्यूस बाय द ट्रांसपिरेशन हेल्प टू एब्जॉर्ब एंड डिस्ट्रीब्यूट द सॉल्ट्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। हमारा वाटर रूट्स के थ्रू अंदर गया, उसके साथ कुछ सॉल्ट्स भी जाएंगे, और जैसे जैसे वो वाटर ऊपर की तरफ जाएगा हमारे
वैसे वैसे हमारे सॉल्ट्स भी ऊपर जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक, जो कि था मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरा इसका प्रोसेस। इसमें हमने पढ़ा छोटे प्लांट्स में कैसे होगा, टॉलर प्लांट्स में कैसे होगा, और व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन पूल, व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। आई डोंट थिंक कि इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन बन सकता है। इफ़ सो तो मैं आपको बताऊँगी, और मैं आपको अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगी, क्योंकि एक बच्चे का रेगुलर कमेंट आ रहा है। आई थिंक ही इज़ नितिन, ही इज़ डिमांडिंग फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो वी विल डू दैट। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी phloem and transport of food and other substance in the plants. So now we will talk about phloem. जो phloem है, it comes from the Greek word फ्लोइस, जिसका मतलब होता है इनर बाग। ओके, और जो हम इस फ्लोएम के बारे में पढ़ रहे हैं, इट इज़ अ सेकेंड कंडक्टिंग टिश्यू। ओके, तो अगर हम इसे डिफाइन करें तो हम इसे बोल सकते हैं कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगेन इट इज़ ऑल्सो अ परमानेंट टिश्यू, और मैंने परमानेंट टिश्यू बताया था आपको, विच हैव लॉस द कैपेबिलिटी टू डिवाइड एंड हैव अटेंड अ particular shape, size and function. Okay, हाँ, it is a complex permanent tissue which take part in conduction of organic food, या फिर हम सिंपल बोल सकते हैं कि conduction of food inside the plant. Okay, जो हमारी xylem cells थी, they were dead cells, and in contrast phloem is our living conducting tissue एंड इट्स ट्रांसपोर्ट चैनल्स, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगी, मतलब ट्रांसपोर्ट चैनल्स जो हम बोल सकते हैं इसके एलिमेंट्स या इसके पार्ट्स, दे आर लिविंग सेल्स एक्सेप्ट वन। तो हम अब बात कर लेते हैं इसके एलिमेंट्स की। तो इसके भी 4 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इज सीव ट्यूब्स, सेकेंड इज companion cells, third is phloem parenchyma, and the last one is phloem fibers. हमारे सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, दीज आर लिविंग सेल्स. ओके, एंड द फ्लोएम फाइबर्स आर द ओनली डेड सेल्स इन आवर फ्लोएम, और इनका काम होता है कंडक्शन ऑफ फूड. और जो हमारे फ्लोएम फाइबर्स हैं, दे आर सम सोर्स ऑफ कमर्शियल फाइबर्स, जैसे कि जूट हो गया, हमारा फ्लैक्स हो गया, एक्सेट्रा. ओके, सो अगर हम बात करें जाइलम और फ्लोएम की डिफरेंस की, वैसे तो आएगा नहीं, बट मैं आपको बस ऐसे ही बता देती हूँ. यहाँ हम जाइलम लिख लेते हैं और यहाँ फ्लोएम. तो अगर हम कंडक्शन की बात करें, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जब आप डिफरेंस लिखें तो मेक श्योर कि वो टैबुलर फॉर्म में हो, और जिसके बारे में आप लिख रहे हो उसकी एक बुलेट बना दीजिए. ओके, जैसे मैंने बनाई है कि हम बात करें अभी कंडक्शन की, तो मैं आपको बता दूँ कि जाइलम में कंडक्शन, इट कंडक्ट्स ओनली वाटर एंड मिनरल्स, जबकि फ्लोएम इट कंडक्ट्स फूड मटेरियल्स. ओके, सेकंड इज डायरेक्शन. डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो दिस इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब वाटर की मूवमेंट होगी फ्रॉम रूट्स टू हायर पॉइंट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, चाहे वो कितना भी बड़ा हो. ओके, तो हम इसमें लिखेंगे यूनिडायरेक्शनल. जबकि फ्लोएम में क्या होगा कि कंडक्शन कैन बी बाई डायरेक्शनल, और वो मैं आपको बताऊंगी एक पिक्चर के थ्रू. ओके, और फिर आप लिखेंगे इसके एलिमेंट्स का नाम लिख देंगे. और मेन तो ये है कि इसमें 3 डेड, सॉरी, इसमें 3 डेड सेल्स होती हैं, जबकि इसमें ओनली 1 डेड सेल, दैट इज़ फ्लोएम फाइबर. तो मतलब ये आप आएगा नहीं, बट मैं आपको जनरली बता रही हूँ. ठीक है, तो अब आता है हमारा फ्लोएम.
दिस इज़ आर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये आपके किसी काम का नहीं है, बट फिर भी मैंने आपके लिए ये स्लाइड डाल दी है। सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स, बस आप इसे देख लीजिए। ओके, सो फ्लोएम के बारे में तो आपने पढ़ ही लिया, दैट इट इज़ अ वेस्कुलर टिश्यू दैट कंडक्ट फूड मटेरियल इन द वेस्कुलर प्लांट्स फ्रॉम द रीजन वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। लीव्स में जो फूड होगा इनका वो सिंथेसाइज होगा और वहाँ तक पहुँचा देंगे वेयर दे आर नीडेड फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टोरेज या फिर कंजप्शन। ओके, मतलब जो भी इनकी नीड हो। सो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम आपने पढ़ लिया, उसके एलिमेंट्स भी आपने पढ़ लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसलोकेशन, बट उससे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जो प्लांट्स होते हैं आपको पता है दे सिंथेसाइज देयर फूड थ्रू सनलाइट। सपोज दिस इज़ आवर सन। हम सुंदर सा बनाएंगे इस बार। ओके, दिस इज़ आवर सन। इसकी हेल्प से ये हमारा फूड बनाएंगे। तो क्या होता है, कई बार एक्सेस फूड हो जाने की वजह से, मतलब अगर वे बाय चांस एक्सेस फूड को सिंथेसाइज कर लें तो दे विल ट्रांसफ़र एक्सेस फूड टू द अदर पार्ट, जिसे हम बोल देते हैं स्टोरेज ऑर्गन। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा फूड जनरेट हुआ, सिंथेसाइज हुआ, एंड क्योंकि वो फूड हमारा एक्सेस में था, आई मीन प्लांट्स के, तो वो चला जाएगा दूसरे पार्ट में और हम इसे बोल देंगे स्टोरेज ऑर्गन। ओके, जैसे कि इसमें हमारा स्टोरेज ऑर्गन है कैरेट। तो ये कैरेट फूड स्टोर रखेगी फॉर द फ्यूचर। ठीक है, कई बार विंटर्स में क्या होता है कि हमारा सन है, सूरज है, वो बादलों में छिप जाता है, तो कोई सनलाइट आ नहीं पाती है। तो उससे क्या होगा, हमारा आई मीन प्लांट्स का फूड सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा, तो मतलब फूड नहीं बनेगा। तो इस केस में क्या होता है, जो स्टोरेज ऑर्गन के पास एक्स्ट्रा फूड अवेलेबल था, मतलब जो लीव्स ने उनको ट्रांसफ़र किया था, वो जहाँ पर नीड होगी वहाँ पर पहुँचा देगा, क्योंकि नीड तो लीव्स में ही है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फूड हमारा कैरेट से लीव्स में चला जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, दिस प्रोसेस ऑफ मूविंग फूड वेयर एवर दे वॉन्ट, दिस इज़ नोन एज ट्रांसलोकेशन एंड दिस इज़ आवर डेफिनेशन। हम लिखेंगे कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है। अभी आपने पढ़ा दैट इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट, ओके, ऑफ द प्लांट। मतलब इस ट्रांसपोर्ट को, फूड के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ये जहाँ जहाँ नीड होगी वहाँ वहाँ फूड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, जैसे आपने अभी पढ़ा। ओके, सो जब हमने जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जाइलम कंडक्ट वाटर इन वन डायरेक्शन ओनली एज इट इज़ यूनी डायरेक्शनल, और फ्लोएम में हमने पढ़ा था दैट दिस इज़ बाई डायरेक्शनल। तो मैंने आपको बताया था, मैं आपको बाई डायरेक्शनल कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी। देखो, जब एक्सेस फूड था इसके पास, तो इसने स्टोरेज ऑर्गन को दे दिया। ओके, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट हो गया फूड। जब लीव्स के पास कुछ नहीं था, आई मीन उन्होंने फूड सिंथेसाइज किया ही नहीं था, क्योंकि हमारा सूरज निकला ही नहीं था, तो ये जो एक्सेस फूड था जो कि कैरेट ने स्टोर किया था, ये ऊपर ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो हम बोल सकते हैं दैट दिस इज़ बाई डायरेक्शनल। आई होप आपको यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल समझ आ गया होगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस इन अ प्लांट। सो अब आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि फूड का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू फ्लोएम इन प्लांट्स। तो सपोज दिस इज़ आवर फ्लोएम, ये मैंने अभी खुद बनाई है। ओके, एंड दिस इज़ वाटर एंड these are sugar molecules।
ओके जो फ्लोएम होता है इट यूजुअली कंटेन्स शुगर मॉलिक्यूल डिजॉल्व इन वाटर विच इज़ फूड फॉर देम. Now if you assume that there are a couple of cells near the phloem like this. This is our phloem. This is xylem and this is phloem, and these are couple of cells which are assuming. Okay, so students, let us assume that this cell has lot of water molecules, ठीक है, and this cell has very less amount of water molecules, या फिर हम बोल सकते हैं शुगर. ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे. फ्लोएम का काम क्या होता है? टू ट्रांसपोर्ट फूड. अब यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, तो ये कैसे जाएगा? तो हमारे पास एक रास्ता है कि हम इन शुगर मॉलिक्यूल्स को पहले हम फ्लोएम में डाल दें एंड देन फ्लोएम से ये नीचे आए शुगर मॉलिक्यूल और फिर ये इस सेल के अंदर चले जाएं. ठीक है, फिर अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे प्लांट सेल को कैसे पता कि पहले वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ जाना है, फिर यहाँ नीचे आना है और फिर इस सेल्स में जाना है ना. तो मैं आपको बता दूं कि मान लेते हैं कि हमने ये शुगर मॉलिक्यूल्स जो कि इस सेल्स में ज़्यादा थे, हमने वो शुगर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर डाल दिए. ओके, तो ये अंदर जाएंगे थ्रू द प्रोसेस which is called osmosis. ओके, जब ये शुगर मॉलिक्यूल्स इस फ्लोएम के अंदर जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, मतलब जितने शुगर मॉलिक्यूल्स यहाँ थे इस सेल में उतने ही अब फ्लोएम में आ जाएंगे. ठीक है, बट हमें तो ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ तक भेजने हैं इस सेल तक, क्योंकि इसके पास तो है ही नहीं. तो क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाएगी, उसके बाद जितने भी शुगर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जाएंगे वो जाएंगे थ्रू एनर्जी. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दैट इट इज़ अ एक्टिव प्रोसेस, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं लोडिंग. ओके, तो अब हमारे शुगर मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं. अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ. ओके, अब हमारे शुगर मॉलिक्यूल्स इस फ्लोएम में आ चुके हैं. ओके, अब क्या होगा, जो जाइलम इससे फ्लोएम से अटैच है उससे वाटर इसके अंदर आएगा. ओके, किस प्रोसेस से? थ्रू ओस्मोसिस. ओके, आ गया. अब क्या होगा, ये इसके अंदर वाटर जब भर गया तो ये हमारी सेल स्वेल कर जाएगी ऐसे, और ये टर्जिड बन गई है, काफ़ी स्वेल हो चुकी है, इसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो चुका है. तो अब आपको पता है जब प्रेशर यहाँ ज़्यादा हो गया तो अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएंगे. ओके, तो यहाँ इसका प्रेशर हाई है और यहाँ लो है, तो ये लो की तरफ आएगा. जो भी हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स थे, शुगर मॉलिक्यूल्स थे, वो नीचे आएंगे. ठीक है, फिर ये सेल स्वेल हो जाएगी, देन फिर नीचे आएगा एंड देन फिर नीचे आएगा. ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बल्क फ्लो. तो अभी हमारे 3 प्रोसेस हो गए हैं. सबसे पहला आएगा दिस वन, जब वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ आएंगे, इस प्रोसेस को हमने बोला था लोडिंग. फिर आया था ये प्रोसेस कि वाटर मॉलिक्यूल्स फ्लोएम के अंदर जाएंगे, वो था ऑस्मोसिस. एंड देन नाउ दिस वन, दिस इज़ बल्क फ्लो. अब क्या होगा, अब हमारे शुगर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं. ओके, थ्रू बल्क फ्लो. अब क्या होगा, दीज आर आवर कंपेनियन सेल्स. मैंने आपको बताया था ना फ्लोएम में. And one more thing, companion cells and these sieve tube cells are called sister cells. Okay, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ रहती हैं. So हमारे यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल्स इस सेल से इस सेल में जाएंगे थ्रू ये कंपेनियन सेल्स. ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, मैं दूसरी स्लाइड ले लेती हूँ. ओके,
सो दिस इज़ आवर स्लाइड। तो हम यहाँ पर थे हमारे शुगर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ चुके थे। अब ये इस सेल से इस सेल में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो शुगर मॉलिक्यूल्स थी उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम थी। ओके, एंड दीज आर आवर कंपेनियन सेल्स। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अनलोडिंग। ओके, तो अब हमारे सारे शुगर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब एज यू नो कि ये सिर्फ शुगर मॉलिक्यूल्स नहीं थे, ये एक सॉल्यूशन था, इसके अंदर वाटर भी था। ठीक है, तो वाटर क्या होगा, जो एक्सेस वाटर था वो यहाँ से जाइलम में चला जाएगा वापस थ्रू ऑस्मोसिस। ओके, तो इस तरह हमारा फूड ट्रांसपोर्ट होता है सेल की वन सेल्स प्लांट की वन सेल से अनदर सेल में। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये मैं आपको फिर से बता रही हूँ। यहाँ पर हमारे शुगर मॉलिक्यूल ज़्यादा थे इस सेल में, तो ये यहाँ से यहाँ पर जाएगी। ये तो सेम ही कलर हो गया, चेंज कर लेते हो। ठीक है, यहाँ पर हमारे शुगर मॉलिक्यूल ज़्यादा थे, तो ये यहाँ से फ्लोएम में जाएंगे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लोडिंग। देन दिस वाटर विल फ्लो इनटू द फ्लोएम। जाइलम से वाटर आया फ्लोएम में थ्रू ऑस्मोसिस। नाउ ये जो सेल्स थी ये बहुत टर्जिड हो गई हैं, स्वेल हो गए हैं, हाई प्रेशर हो गया इनका, तो ये लो की तरफ जाएंगी थ्रू दिस वे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बल्क फ्लो। ओके, फिर ये जो सॉल्यूशन था हमारा ये यहाँ से फ्लोएम से इस सेल में जाएगा थ्रू अनलोडिंग, मतलब इसे हम बोलेंगे अनलोडिंग। ओके, और यहाँ पर जितना एक्सेस वाटर था वो निकल जाएगा और फिर वो दोबारा जाइलम में पहुँच जाएगा थ्रू ऑस्मोसिस। इसी तरह हमारा फूड एक सेल से दूसरी सेल में पहुँचता है। सो दिस वाज आवर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो आई होप आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी समझ आ गया होगा और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड भी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी excretion. So students, our next topic is excretion and this is also our last topic. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में आ गए हमारे प्लांट्स। ह्यूमन का भी पढ़ेंगे हम और प्लांट्स का भी पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्सक्रीशन होता क्या है। अगर एक्सक्रीशन को हम डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि एक्सक्रीशन इज़ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट का हमारी बॉडी से रिमूव होना ही होता है एक्सक्रीशन। और एग्जांपल दे देती हूँ मैं नाइट्रोजनस वेस्ट का, यूरिया। तो अब हम जानेंगे कि हमारे बॉडी में कितने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं और वो क्या क्या एक्सक्रीट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर स्किन। स्किन एक्सक्रीट करता है वाटर, सॉल्ट एंड सम आयंस, जिसे हम स्वेट भी बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स लंग्स। लंग्स हमारा एक्सक्रीट करता है CO2 एंड वाटर वेपर्स। नेक्स्ट इज लिवर। जैसे कि आप सब जानते हैं जो हमारा प्रोटीन होता है इट इज़ मेड अप ऑफ नाइट्रोजन। तो जब वो प्रोटीन हमारा लीवर में टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो जो वेस्ट निकलता है, जो वेस्ट हमारा प्रोड्यूस होता है दैट इज़ अमोनिया, NH3, जो कि प्रोड्यूस करता है लीवर या फिर एक्सक्रीट करता है। ओके, नेक्स्ट इज रेक्टम। रेक्टम आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ के आए हैं कि जो हम फूड खाते हैं और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रिमूव आउट करता है रेक्टम, मतलब रेक्टम के थ्रू ही वो एक्सक्रीट होता है। अब जो ऑर्गन हमें पढ़ना है दैट इज़ किडनी। अब हम जानेंगे किडनी के बारे में। ओके,
उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, सपोज दिस इज़ आर अमीबा and this is nucleus. Okay, and this is our cytoplasm. ये पूरा cytoplasm है. This is nucleus and this is our amoeba. और ये इसका food है. This is food. ओके, सो आप लोगों को पता ही है कि फूड कहाँ पे डाइजेस्ट होगा, इनके फूड वैक्यूल्स में. सो हम यहाँ बना देते हैं इनका फूड वैक्यूल. ओके, सो दिस इज़ फूड वैक्यूल. एंड दिस इज़ फूड. हमने जब अमीबा पढ़ा था तो हमने जाना था जो फूड का इनटेक होता है अमीबा में, इट इज़ थ्रू शूडोपोडिया. ओके, फिर हमने पढ़ा जो फूड उसने लिया है, इनटेक किया है, इट विल डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल्स. ओके, सो जब वो फूड लेगा तो डाइजेस्ट होगा. डाइजेस्ट होने के बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बचेगा उसका. तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू रिमूव आउट हो जाएगा. ठीक है, जो वेस्ट होगा इट इज़ रिमूव्ड आउट इनटू द सराउंडिंग बाय सिंपल डिफ्यूजन. बट ये बात है हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की. अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम हैं, प्लांट्स हैं, तो उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बना हुआ है फॉर एक्सक्रीशन. तो हमने वे स्पेशल ऑर्गन्स हैं, अभी हमने पढ़ा स्किन है, लंग्स हैं, हमारा लीवर है, रेक्टम है एंड किडनी. अब हम पढ़ेंगे हमारे किडनी के बारे में. सो दिस इज़ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज़ किडनी. किडनी क्या होता है, दे आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी. ईच किडनी इज बीन शेप्ड, जैसा कि आपको दिख ही रहा है, दीज आर बीन शेप्ड. ओके, और इनका कलर कैसा है, दे आर रेडिश ब्राउन इन कलर एंड आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी मैं आपको बता चुकी हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम में. ओके, एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द ईदर साइड ऑफ द बैकबोन. मतलब यहाँ बीच में बैकबोन आएगी, एक यहाँ होगी और एक यहाँ होगी. ओके, सो अब मैं इसे रब कर देती हूँ. हाँ, अब आते हैं, अब इनकी हम कर लेते हैं नेमिंग पढ़ लेते हैं. ओके, सो दीज आर आवर एडर्नल ग्लैंड्स. इनके फंक्शन क्या है वो मैं आपको अभी बताती हूँ. These are our left kidney, this is our right kidney, this is ureter, then urinary bladder, then urethra, and this is urinary opening. Okay, this is renal vein and this is renal artery. अब हम पढ़ लेते हैं इनके फंक्शन. एडर्नल ग्लैंड का फंक्शन मैं आपको अभी बता देती हूँ कि जो एडर्नल ग्लैंड होते हैं दे आर 2 इन नंबर एंड लोकेटेड वन ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी. मतलब एक यहाँ होगा एडर्नल ग्लैंड और एक इस किडनी पर होगा. इसमें दिखाया नहीं है बट होता है. ओके, एडर्नल ग्लैंड सिक्रीट्स 2 हॉर्मोन्स. मैं बता देती हूँ. पहला हार्मोन है हमारा एड्रेनलिन और दूसरा हार्मोन है कॉर्टिकॉइड्स. 2 हार्मोन आपको याद रखने क्योंकि ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगा. एड्रेनलिन और कॉर्टिकॉइड हार्मोन के काम होते हैं टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, टू रेगुलेट हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट एंड मिनरल बैलेंस in the body. And this adrenaline hormone is also known as emergency hormone. क्यों?
क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन जब सिक्रीट होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस, जब हम किसी स्ट्रेस में होते हैं या फिर हम डर गए होते हैं, तब ये सिक्रीट होता है। ओके, एंड हैंस ऑफन रेफर्ड एज एमरजेंसी हार्मोन, तो आप ये याद रखना। और जब व्हेन देयर इज़ एन एमरजेंसी, जब हम किसी स्ट्रेस में होते हैं, एमरजेंसी में होते हैं, तो एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। ओके, तो आप याद रखना क्योंकि आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी है। अब हम पढ़ लेते हैं हमारे फंक्शन रेनल वेन के और रेनल आर्टरी के। सो दिस इज़ आवर रेनल आर्टरी, और इसी रेनल आर्टरी का काम होता है दैट इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू किडनी, मतलब हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगी और किडनी तक पहुंचाएगा। रेनल वेन का फंक्शन इससे जस्ट अपोजिट है। आर्टरी का फंक्शन था ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना हार्ट से किडनी तक, और रेनल वेन का फंक्शन होता है किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना। कहाँ? इन्फीरियर वेना कैवा में। जब मैंने आपको हार्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था वेना कैवा दो थे, तो ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाले वेना कैवा किस लिए यूज़ होता है? क्योंकि जो नेक से ऊपर का जो हमारा पोर्शन होता है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना, और इन्फीरियर वेना कैवा का काम होता है जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी से नीचे जो जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाना। सो ये जो रेनल वेन है इसका काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाना। कहाँ? हार्ट के इन्फीरियर वेना कैवा में टू गेट ऑक्सीजनेटेड, और फिर ऑक्सीजनेटेड होकर वो आ जाएगा हमारे रेनल आर्टरी में। आई होप आपको ये फंक्शन समझ आ गया होगा रेनल वेन का, रेनल आर्टरी का और एड्रेनलिन ग्लैंड का। ओके, सो अब हम पढ़ लेते हैं हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये पूरा प्रोसेस पढ़ने से पहले हम अभी पढ़ लेते हैं फंक्शन ऑफ किडनी की किडनी का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है। ओके, सो किडनी का फर्स्ट फंक्शन आता है दैट इट रिमूव्स पॉइजनस सब्सटेंस सच एज यूरिया एंड अदर वेस्ट सॉल्ट्स एंड ऑल्सो एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड। मतलब ब्लड में हमारा जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, से लाइक यूरिया, हमारा वेस्ट सॉल्ट्स हैं जितने भी, या फिर एक्सेस वाटर है, वो उनको यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से निकालता है, थ्रू आउट करता है। इसका सेकंड फंक्शन आता है इट रेगुलेट द पीएच ऑफ ब्लड। कैसे? जो हमारे ब्लड का पीएच होता है इट इज़ स्लाइटली अल्कलाइन, आई मीन थोड़ा बेसिक होता है, ठीक है। अगर इसमें कुछ एसिड्स या जैसे यूरिया और कुछ सॉल्ट मिल जाए तो उसका पीएच चेंज हो जाएगा, या तो कम हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इन सॉल्ट्स का निकलना ब्लड में से बहुत ज़रूरी है टू मेंटेन द पीएच लेवल ऑफ द ब्लड, और वो पीएच को कंट्रोल करता है हमारी किडनी। क्यों? क्योंकि it excretes all the waste salts, urea, excess water from the blood. Okay, so अब हम पढ़ लेते हैं हमारा किडनी के बारे में। दिस इज़ आवर किडनी। जो हमारी किडनी होती है, ईच किडनी इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। ये हमारी किडनी है, ये जो बॉक्स है इसको जूम करके दिखाया गया है, ठीक है। एंड दिस इज़ आवर नेफ्रॉन। मतलब जैसे हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी होती है, वैसे ही हमारी किडनी छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, और यही नेफ्रॉन्स हमारे होते हैं, दे फिल्टर ब्लड, और हमारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको निकालते हैं। ये इन्हीं का ही काम होता है। ओके, सो अब हम बात करते हैं हमारे नेफ्रॉन की। जो नेफ्रॉन होता है इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब, ये रहा।
Nephron consists of a long coil tube whose one end is connected to double cup shape structure called Bowman capsule. This is our Bowman capsule, and the other end is connected to collecting duct. एक एंड तो इसका होगा बोमन कैप्सूल और दूसरे एंड को हम बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट. ओके. Bowman capsule contains a bundle of blood capillaries which is called glomerulus. So these are glomerulus. ठीक है. अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं सबको रब कर देती हूँ पहले. सो अब आपको जो ये दिखाई दे रहा है, दिस इज एफरेंट आर्ट्रियोल. और एफरेंट आर्ट्रियोल का काम होता है टू फील ब्लड. मतलब इसी के थ्रू ब्लड जाएगा यहाँ पर फिल्टर होने. एंड दिस इज आवर इफरेंट आर्ट्रियोल. और इफरेंट आर्ट्रियोल का काम होता है टेकिंग ब्लड आउट ऑफ इट. मतलब जो हमारा ब्लड फिल्टर हो चुका है वो यहाँ से पास आउट हो जाता है. मतलब यहाँ पर जाएगा हमारा वेस्ट ब्लड एंड यहाँ पर हमारा जाएगा जो प्योर हो चुका है. ओके. सो आपने इन दोनों के बारे में पढ़ लिया. अब मैं इसे रब कर देती हूँ. ओके. सो जो हमारा फिल्ट्रेशन होता है इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स. फर्स्ट इज, मैं इसको साइड में कर देती हूँ थोड़ा भी. फर्स्ट इज आवर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. Second is reabsorption, and third is tubular secretion. ओके. तो अब हम इनके बारे में 1 by 1 पढ़ते हैं. जो हमारा फर्स्ट स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसमें क्या होगा, दिस इज़ आवर ब्लड. हमारा ब्लड आएगा बोमन कैप्सूल में. ठीक है. इट विल गेट फिल्टर्ड इन दीज बोमन कैप्सूल. ब्लड आया और बोमन कैप्सूल में फिल्टर हुआ. इस ब्लड में हमारे हैं ग्लूकोज, यूरिया, वाटर, आयंस एक्सेट्रा. फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारा ग्लूकोज भी है, कुछ यूज़फुल आयंस भी हैं और कुछ अनवांटेड प्रोडक्ट भी हैं. तो अगर ये यूज़फुल आयंस है इसमें तो ये तो एब्जॉर्ब होने चाहिए ना. तो दे शुड बी रीएब्जॉर्ब्ड. क्यों? क्योंकि ये तो हेल्पफुल है हमारे लिए. सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है उसमें होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सो अब हम पढ़ेंगे हाउ आवर रीएब्जॉर्प्शन वर्क्स. ओके. दिस इज़ आवर किडनी एंड दिस इज़ आवर नेफ्रॉन. सो हमारा फर्स्ट स्टेप था फिल्ट्रेशन. ये हमारा ब्लड आया है इन बोमन कैप्सूल में जिसमें हमारा यूरिया है, यूरिक एसिड है, ग्लूकोज है, प्रोटीन्स एंड अदर आयंस हैं. ओके. दिस इज़ आवर नेफ्रॉन. अब हमारा आएगा सेकेंड स्टेप जो कि है रीएब्जॉर्प्शन. इसमें हमारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड और कुछ यूज़फुल सॉल्ट्स रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे. ये जो हमारे आयंस हैं दीज आर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स. ओके. सो नाउ रीएब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस. अब इसमें सब है, यूज़फुल भी कंपोनेंट्स और वेस्ट भी. अब देखो हमारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, जो हमारे यूज़फुल कंपोनेंट्स है वो अब रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे और जो वेस्ट था जो कि हमारे अनवांटेड आयंस थे वो हमारे कलेक्टिंग डक्ट में जाएंगे. कलेक्टिंग डक्ट से फिर ये जाएंगे यूरिटर पे, यूरिटर से फिर ये जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर, देन इन यूरिथ्रा एंड देन यूरिनरी ओपनिंग, वो यूरिन के थ्रू निकल जाएंगे. ओके. सो दिस वाज आवर रीअब्जॉर्प्शन. सो अब हमारा थर्ड एंड लास्ट प्रोसेस आता है दैट इज़ ट्यूबुलर सिक्रीशन. ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है,
सपोज क्या, दिस इज़ आर PCT। ओके, आपके सिलेबस में है नहीं बट कोई बात नहीं, आप फिर भी कीजिए। दिस इज़ आर PCT एंड दिस इज़ आवर लूप ऑफ हैनले एंड हमारा DCT यहाँ मेंशन है बट हाँ ये रहा, दिस इज़ DCT। ओके, तो PCT एंड हैनलेज लूप एंड DCT का काम क्या होता है, टू पुट आयंस। ठीक है, मतलब जो यहाँ फिल्टर होके हमारा प्रोडक्ट आया है उसमें आयंस डालना, जैसे कि H+ या फिर पोटेशियम या फिर सोडियम एक्सेट्रा। क्यों, टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस इनटू दैट प्रोडक्ट। ओके, मतलब हमारा जितना भी हमारा यूज़फुल कंपोनेंट्स थे वो तो हमारे एब्जॉर्ब हो गए हैं। अब इन तीनों का काम होता है PCT, DCT और हैनलेज लूप का, टू पुट आयंस इनटू दिस टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस। और फिर अब हमारा ये यूरिन जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, और हर कलेक्टिंग डक्ट हमारी मिली होती है, मतलब आकर कंबाइन होती है टू यूरिटर। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है जिसमें यहाँ से ब्लड आएगा। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ ब्लड आएगा जो कि हमारा इम्प्योर होगा यहाँ पर वो फिल्टर होगा। ठीक है, फिर वो यहाँ गया। अब होगा कि जो हमारे ब्लड के साथ हमारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स या फिर जो भी हमारे आयंस हैं वो आए हैं, यूज़फुल आयंस, उनका रीअब्जॉर्प्शन होगा। रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगा वो मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू बताया था। रीअब्जॉर्प्शन होकर वो हमारी ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा। ओके, सो फिर आएगा हमारा यहाँ पर क्या होगा, जो PCT, DCT एंड हैनलेज लूप है वो इसमें पुट करेंगे आयंस टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस इनटू दिस कंपोनेंट। ओके, और फिर ये हमारा जाएगा कंडक्टिंग डक्ट में, और हर कंडक्टिंग डक्ट आगे जाकर कंबाइन होती है टू द यूरिटर। कंडक्टिंग डक्ट में हमारा जितना भी ये वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर यूरिन बोल सकते हैं वो कलेक्ट हो जाएगा, फिर वो जाएगा यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर में, वहाँ ये स्टोर होगा, और फिर ये जाएगा यूरिथ्रा में, दैन यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू ये निकल जाएगा, या फिर हम इसे बोल सकते हैं ये एक्सपेल आउट हो जाएगा। सो आई होप आपको ये मैकेनिज़्म समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आर्टिफिशियल किडनी। सो अब हम देख लेते हैं, हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ओके, इसमें हमारे होंगे नेफ्रॉन्स, और नेफ्रॉन्स का काम आपने देखा ही है, इट हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हर एक हमारा कंडक्टिंग डक्ट मैंने आपको बताया था आकर इस यूरिटर से अटैच होगा। कलेक्टिंग डक्ट आपने देखा ही था पीछे। फिर हमारा यूरिन इस यूरिटर के थ्रू हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा, देन यूरिथ्रा, दिस इज यूरिथ्रा एंड दिस इज यूरिनरी ओपनिंग। ओके, और इससे हमारा यूरिन एक्सपेल आउट हो जाएगा। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आर्टिफिशियल किडनी। सो here comes our artificial kidney. What is artificial kidney? क्या ये कोई ऐसी किडनी है जिसको हम आर्टिफिशियली अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिफिशियल किडनी क्या होते हैं, ये सिर्फ एक डिवाइस है। किस लिए? टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। डायलिसिस के थ्रू जो भी हमारा ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको सिर्फ एक्सपेल आउट करने के लिए, तो हम इसे बोल देते हैं आर्टिफिशियल किडनी। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम रहती है कि ब्लड में जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारा फ़िल्टर नहीं हो पाते, मतलब वेस्ट ब्लड में जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो फ़िल्टर नहीं हो पाते। ठीक है, तो वो बढ़ते ही रहते हैं ब्लड में, पर फ़िल्टर वो होंगे नहीं। तो
इस केस में क्या होता है कि उनकी किडनी फेल हो जाती है, तो हम उन्हें एक आर्टिफिशियल किडनी की ज़रूरत होती है, मतलब उन्हें एक डायलिसिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो अब हमारा नाम आया ही है डायलिसिस, तो वो क्या होता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, सपोज दिस इज़ आर पेशेंट, ये थोड़ा अजीब बन गया, अब हम अच्छा बनाएंगे। दिस इज़ आर पेशेंट, ठीक है। सो ब्लड ऑफ द पेशेंट इज़ अलाउड टू पास थ्रू अ लॉन्ग सेलुलोज ट्यूब, मतलब यहाँ से ब्लड लेंगे और उसे एक मशीन के थ्रू पास कराएंगे, वो मैं आपको आगे सारा बताऊंगी, पर मैं अभी आपको बस जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ। ओके, सो ये ब्लड जाएगा इस मशीन के थ्रू, ठीक है। इसमें हमारा डायलिसिंग सॉल्यूशन है और इसमें क्या होता है, हमारे कुछ आयंस होते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा फिर, जो भी ब्लड में हमारा यूरिया था वो ओस्मोसिस के थ्रू इस प्लाज्मा में चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये एक सेलुलोज ट्यूब है जो कि सेमी परमिएबल है, तो प्लाज्मा यहाँ पर आ तो जाएगा बट वो ब्लड में दोबारा एंटर कर नहीं पाएगा। और इस प्लाज्मा में हमारे कुछ आयंस भी थे, तो वो आयंस हमारे ब्लड में चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ब्लड आएगा अब, वो बिल्कुल प्योर ब्लड होगा विदाउट एनी यूरिया। ओके, सो अब हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सपोज दिस इज़ अ मैन जो कि जिसकी किडनी फेलियर है। ओके, ये वो ब्लड जा रहा है जो कि वेस्ट ब्लड है, जिसमें यूरिया की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ये इसके थ्रू गया एंड दिस इज़ आवर डायलिज़र। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं डायलिजिंग सॉल्यूशन है इसमें हमारा। इसमें क्या होगा, जो भी ब्लड में हमारा यूरिया है वो इस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। और इस सॉल्यूशन में हमारे कुछ आयंस भी हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, और वो आयंस इस ब्लड में चले जाएंगे। सो अब ये जो ब्लड हमारा निकला है, ये इस ब्लड में कोई यूरिया नहीं है, बल्कि इट इज़ अ क्लीन ब्लड विच इज़ रिटर्न बैक इनटू द पेशेंट थ्रू अ वेन, जैसे कि आप देख रहे हैं। सो दिस इज़ आवर डायलिसिस, या फिर इस पूरे प्रोसीजर को हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल किडनी। सो आई होप आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ आ गया होगा। सो आवर चैप्टर इज़ ओवर नाउ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड राधे राधे।